हेलो, वेलकम टू रंकिस्तान। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार रंकिस्तान में। हमने एफएसओ के लिए यूनिट 1 एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि फ़ूड क्या होता है, फ़ूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्लीट फ़ूड किस चीज़ को कहा जाता है और फूड प्रिजर्व करने की अर्थात फ़ूड को बचाने के लिए एंशिएंट टाइम में हमारे पूर्वज किन किन विधियों का इस्तेमाल करते थे। और अब इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक नंबर 1 है। इस पूरे यूनिट का नाम है फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़रा सोचिए, अब वो दूध जो सुबह ताज़ा होता है शाम तक फट कैसे जाता है, वो ब्रेड जो आपने अभी खाया था 2 दिन में फफूंद से कैसे ढक जाता है, इसका असली कारण क्या होता है। हमारे भोजन में रहने वाले वो अदृश्य सूक्ष्मजीव कैसे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद भी करते हैं और कभी कभी खतरा भी बन जाते हैं। यही सब सवालों के जवाब लेकर के आता है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार कितने होते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनकी संरचना, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी कैसी होती है और इनकी वृद्धि, ग्रोथ कैसे होती है, ये क्या खाते हैं, न्यूट्रिशन क्या क्या लेते हैं, और सबसे ज़रूरी है खाद्य जनित रोग, जिनको हम फूड बॉर्न इलनेस जिसको हम कहते हैं, इनका क्या इसमें योगदान होता है। तो याद रखना, ये एग्ज़ाम के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। हमने सबसे पहले फूड पढ़ा, अब फूड को प्रभावित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। याद रखना, ये फूड माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में ये एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हम इसको एक यूनिट के तौर पे पढ़ेंगे। इसमें जितने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो सकते हैं उनको हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन नोट्स में नहीं होंगी, क्योंकि इससे नोट्स जो हैं बहुत बल्कि हो जाते हैं, इसीलिए उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ मैंने आपको हिंदी में दे रखा है। जब आप टॉपिक पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं। यहाँ आपके लिए ये बना के रख दिया है। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट, फंगी और एल्गी, मुख्य तौर पे इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि फूड माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ये एक ऐसी जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम भोजन से संबंधित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जो इसको या तो नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप से या फिर पॉजिटिव रूप से इसको प्रभावित करते हैं। याद रखना, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो खाने को प्रिजर्वेटिव के रूप में भी, जो खाने को प्रिजर्व रखने में भी मदद करते हैं और खाने को कभी कभी ख़राब करने में भी मदद कर देते हैं, यानी कि इसको सड़ा भी देते हैं। वो ये सूक्ष्म जीव जो हैं भोजन को ख़राब भी करते हैं, ये रोगों का कारण भी बनते हैं और ये भोजन संरक्षण में भी काम आते हैं और स्वास्थ्य को भी आपके लाभ पहुंचाते हैं। तो हम इनको 3 तरह से बांटते हैं। पहले होते हैं पैथोजेनिक, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग का कारण बनते हैं, डिसीज़ का रीज़न बनते हैं। स्पॉइलीज सेकंड नंबर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भोजन खराब होने के लिए, भोजन को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और थर्ड होते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लाभकारी जीव, सूक्ष्म जीवों के रूप में हम जानते हैं। अब इनको हम विस्तार से समझेंगे। ये तो छोटा सा इसका एक इंट्रो था। ये यहाँ आप थोड़ा सा देख लेना। फूड माइक्रोब्स जो होते हैं, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप पढ़ने वाले हैं, ये खाने में कैसे कैसे यूज होते हैं ये आप यहाँ देख लेना। यहाँ पे ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज होते हैं, यहाँ केमिकल प्रोडक्शन में यूज होते हैं, सॉइल की रेमेडिएशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आप यहाँ देख लेना। ये यहाँ पर आप एक बार इसको देख लेना। ये कितने प्रकार के पढ़ते हैं, मुख्य तौर पे हम इसको 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इसके सैल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा फंगस, इसको देखेंगे, जिसमें पेंसिलियम और यीस्ट मुख्य तौर पे होते हैं। थर्ड नंबर पे आप वायरस देखेंगे और फोर्थ नंबर पे आप पैरासाइट्स यानी परजीवियों को देखेंगे। इतनी सी बात है। ये इसके यहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप एक बार देख लेना। देखिए यहाँ पे भी आप देख लेना, आपके लिए यहाँ टेबल फॉर्म में दे रखा है, जिसमें आप पढ़ लेना इसको। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के रहते हैं, एक यूजफुल, एक हार्मफुल। यूजफुल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, सीरियल इंडस्ट्री में होते हैं, बेवरेज, कोकोआ, ये याद रख लेना। और इसके अलावा कॉज डिसीज इन प्लांट्स में और ह्यूमंस में डिसीज़ के रूप में भी ये हमारे लिए होते हैं। बाकी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में जब आप देखेंगे तो प्लांट्स में, ह्यूमंस में डिसीज़ का रीजन बनते हैं और यहाँ पे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और पॉइजनस इसको बना देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फूड स्पॉइलेज,
नंबर 1 पे फूड स्पॉइलेज, भोजन को ख़राब कर देने वाले स्पॉइलेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बैक्टीरिया, एंजाइम ये एनवायरनमेंट में होते हैं और ये स्पॉइलेज की पहचान हम कैसे करते हैं, ये खाने में आकर के, ये बैक्टीरिया खाने में आकर के मिल जाते हैं और इस खाने को ख़राब कर देते हैं। हम कैसे पता करते हैं, उसकी स्मेल लेकर, उसका टेक्सचर देखकर, उसमें गैस बन जाती है और उसमें ग्रोथ उनकी बढ़ जाती है। जैसे दूध का फटना, ब्रेड पर फफूंद, ये कोई हम बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, डेली के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ब्रेड पे फफूंद लगते हुए और दूध का फटना, ये हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, और इसके पीछे रीज़न होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है फूड स्पॉइलेज, इसकी वजह से ये ख़राब होते हैं। अभी परेशान मत होना, ये नया चैप्टर होगा आपके लिए, आपको लगेगा ये क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यकीन मानिए जब चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा और जब आप एमसीक्यूज लगा लेंगे तब आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा, ये परेशान मत होना। दूसरा होता है फूड बॉर्न डिसीजेस, खाद्य जनित रोग। जैसे आप देख लीजिए बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी होती हैं, टाइफाइड, बॉट्यूलिज्म। ऐसे ही वायरल डिसीज़ में देखेंगे तो हेपेटाइटिस ए और नोरोवायरस है। फंगल टॉक्सिन, ये अभी बारिश के रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा ये होता है। एफ्लाटॉक्सिन्स, इसको याद रखेंगे। और ट्रांसमिशन रूट्स, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि सूक्ष्म जीव जो आपके हैं उनको बढ़ना। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बढ़ने में या फिर धीरे धीरे बढ़ने में या फिर तेज़ी से बढ़ने में सहायता करती हैं, तो याद रखेंगे। एसिडिटी या फूड का टाइप कैसा है, बाकी एसिडिटी का मतलब हो गया कि पीएच वैल्यू का कम होना, टाइम कितना हो गया उस खाने को बाहर रखे हुए, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा है और मॉइस्चर कैसा है एनवायरनमेंट में। पीएच वैल्यू फिर से आ गया, टेम्परेचर डेंजर जोन 5 डिग्री से 60 डिग्री, अगर इतना होता है तो ये सबसे ज़्यादा इनके लिए खतरनाक होता है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और वाटर एक्टिविटी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इनकी वजह से इनकी ग्रोथ प्रभावित होती है। अभी हम ये सारा का सारा एक छोटा सा केवल एक डेमो ले रहे हैं, अभी इनको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में अब देखिए खाना ख़राब तो कर रहे हैं ये, लेकिन इसको बचाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक हम हीट ट्रीटमेंट लेते हैं, पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, इनको हम यूनिट 1 में आपको याद हो तो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी कोल्ड ट्रीटमेंट, जो लोग इसको गर्म करके सही नहीं करना चाहते, ठंडा करके सही करना चाहते, तो फ्रीजिंग और चिलिंग। वहीं ऐसे लोग जिनके यहाँ मान के चले इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो ड्राइंग, क्यूरिंग, स्मोकिंग। ड्राइंग में क्या होता है कि खाने में जितना पानी का क्वांटिटी है उस खाने के पानी की क्वांटिटी को ख़त्म कर देना, ड्राई कर देना। याद रखें स्मोकिंग, ये धुएं से खाने को प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है। वहीं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स तो आजकल होते ही हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया और बेंजोइट्स हो गया, तो ये आप याद रखेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको किन किन को पढ़ना है हमने वो देखे, इनकी ग्रोथ कैसे होती है वो देखा, कौन कौन सी कंडीशंस पे इनकी ग्रोथ होती है, बाकी इनको कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं अभी हमने वो देखे। लेकिन अभी ये इनसे काम नहीं होगा एग्ज़ाम में आपके, अभी इनको विस्तार से इनको डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसमें से और रह गया है एक रेडिएशन, जिसमें गामा रेज के माध्यम से हम खाने को प्रिजर्व करते हैं, और वहीं वायो प्रिजर्वेशन जिसमें बैक्टीरियोकोइंस और प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। प्रोबायोटिक समझते हैं आप, आपने मार्केट से छाछ का पैकेट कभी लिया हो तो आपने देखा होगा उस पर प्रोबायोटिक ऊपर लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें एंटी बैक्टीरियल चीज़ें पाई जाती हैं या उनको बाद में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ख़राब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ डेंजरस होते हैं हमारे लिए। तो ये यूजफुल जो हैं इनमें जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एक दो नाम याद रख लो। लैक्टिक एसिड, ये दही बनने के लिए आवश्यक होता है। यीस्ट, ये अल्कोहल और ब्रेड इंडस्ट्री में काम आता है। मोल्ड्स, ये चीज़ म्यूटेशन में काम आता है। वहीं प्रोबायोटिक्स जो कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया ये होते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम इसको विस्तार से डिटेल में यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम एक बार पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो नहीं आएगी लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमने देखा इससे पहले जो भी हमने पढ़ा वो केवल एक छोटा सा एक डेमो जैसा था, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में हम इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो उसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। ये ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इनकी हमको मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, इनके आकार आकृति कैसी होती है और इनके अंदर क्या होता है, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
याद रखना। तो ये माइक्रोवेव तो काफ़ी छोटा ये एक चीज़ है। देखिए कैसे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, कुछ हानिकारक पैथोजेनिक्स होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी, जल, वायु, भोजन, शरीर, हर जगह ये पाए जाते हैं। ये यहाँ आपके लिए संधि विच्छेद कर दिया। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। अब हम पहले देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखते हैं। जब देखते हैं तो क्या दिखता है, उसकी सामान्य कुछ विशेषताएं दिखती हैं, उनको देखते हैं क्या है। कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे, और कुछ 100 माइक्रोमीटर तक बड़े होते हैं, यानी कुछ आकार में बहुत छोटे और कुछ बड़े होते हैं। संरचना स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय, कुछ मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय यानी कि हम एनिमल, ह्यूमन, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कुछ यूनिसेल्युलर यानी केवल और केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। ये सेल तो आप समझते ही हो, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, तो ये कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं। पोषण क्या खाते हैं ये? कुछ होते हैं स्वपोषी जिनको ऑटोट्रोपिक कहते हैं, और कुछ होते हैं हीट्रियोट्रोपिक यानी परपोषी, दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं, चिपक जाते हैं और उनसे खाना प्राप्त करते रहते हैं। कहाँ मिलते हैं बताया अभी, मिट्टी, जलवायु, शरीर आदि हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएंगे। गति, क्या ये चल फिर पाते हैं? तो याद रखेंगे कुछ तो स्थिर रहते हैं हमेशा, ये एक जगह से हिलते नहीं हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट यानी जैसे हम, जैसे वायरस है तो वायरस मान के चलिए, कहीं पे किसी ने जैसे वायरस, देखिए जैसे किसी को छींक आई, अब छींक में वायरस होता है, तो वायरस की वजह से तो छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, तो वो आपके हाथ पे लग गया और उस हाथ को आपने किसी रेलिंग से पोंछ दिया और उस रेलिंग पे वायरस लग गया। अब वो वायरस चल फिर नहीं पाएगा, वहीं पे एक जगह रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हाथ फिराते हुए रेलिंग पे ना निकल जाए, तो वो फिर उसके हाथ पे लग जाएगा, फिर वहाँ से वो दूसरी जगहों पे फैल जाएगा। तो कुछ तो स्थिर होते हैं, इनको चलने के लिए, जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जैसे फ्लैजिला, इनमें ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें होता है फ्लैजिला, इनमें कुछ में गति होती है, ये कुछ हल्का फुल्का गति मूवमेंट कर पाते हैं। कैसे ग्रोथ करते हैं? आपकी ग्रोथ कैसे होती है पहले ये बताओ। आपकी एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मदर सेल, ये 2 डॉटर सेल्स में टूट जाती है। ऐसे ही करके ये फिर डॉटर सेल है, ये भी 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। इसी तरह से सेल्स टूटते रहते हैं, सेल डिवीज़न होता रहता है, और सेल डिवीज़न से ही आपके मसल्स बनते हैं, यानी आपके टिश्यूज़ बनते हैं, और इसी से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गेनिक सिस्टम बनते हैं। कई सारे ऑर्गेनिक सिस्टम मिला करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी हम जीव को कहते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, हम आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, एक तो इनमें सरल विभाजन हो जाता है, ये इधर एक बैक्टीरिया है, ये सीधा ऐसे टूट जाता है, एक ये बैक्टीरिया बन गया, एक ये बैक्टीरिया बन गया, ऐसे एक बाइनरी फिशन होता है, एक स्पोर फॉर्मेशन होता है। इनको भी मैं आपको बता दूंगा ये किस प्रकार से क्या होते हैं। वहीं प्रजनन कुछ में असेक्सुअल अलैंगिक होता है और कुछ में सेक्सुअल होता है, ये भी हम देख लेंगे। जैसे हम लोगों में कैसे होता है, सेक्सुअल होता है, लैंगिक हम लोगों में प्रजनन होता है। वहीं असर, क्या असर होता है, कुछ बीमारी फैलाते हैं और कुछ औषधि बनाते हैं। इतनी सी छोटी बात अभी तक हमने समझ ली, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बेटा कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, समझते चलिए, चैप्टर पूरा करिए, थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और आने के साथ साथ जब आप MCQ जिसके लगा लेंगे, फिर मैं आपको PYQs कराऊंगा आसपास के स्टेट्स के। आप यकीन मानेंगे, आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। या तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक मोटी मोटी 2-4 किताबें ले आइए, या फिर बड़े बड़े नोट्स लोगों के खरीद लीजिए, आप उनमें अपना पूरा सर खपा दीजिए और एग्ज़ाम तक आप पूरा कन्फ्यूजन से भर जाएंगे। या फिर जितना आपको दिया है इसको पढ़ लीजिए, और फिर जब MCQ प्रैक्टिस कराई जाए उसको प्रॉपर तरीके से पूरे वीडियोज़ उनको 1-2 बार देख लेना रिपीट मोड पे। आपका भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अगली बार वैकेंसी कब आएंगी, क्या होगा, उसमें मत पड़िए, इसी बार में कोशिश करिए पेपर आपका निकल जाए। चलिए अब देखिए, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया कि 5 वर्गों में मुख्यतः इसको बांटते हैं। कौन कौन से? एक बैक्टीरिया हो गया, एक वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी, इनको देखेंगे। यही मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखिए बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, कई प्रकार के शेप में होता है, ये रॉड शेप में होता है, स्पाइरल होता है, ये याद रखेंगे। वहीं वायरस की बात करेंगे तो ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं।
बस सुनते चलिए, मत सोचिए कि याद करना है इन सब चीज़ों को, बस सुनते चलिए। प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये सामान्यतः आपको पानी में, वाटर में देखने को मिलता है। फंगी की बात करेंगे, ये यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम, ये यहाँ आपको ये इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। एल्गी की बात करें तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ये होता है, ठीक है। और इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद का खाना स्वयं बना सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इतना आपने देख लिया। अब देखिए, अब हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं यहाँ अच्छे तरीके से कि बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सामान्य सूक्ष्म जीव है, ये याद रखेंगे। ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक, ये इसके सेल का टाइप होता है, यानी ऐसे सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, अच्छे से नहीं दिखता है, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से दिखता है उनको यूकैरियोटिक टाइप सेल कहा जाता है। तो ये पुराने प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इतनी चीज़ आपने समझ ली। आकार और स्वरूप इसका कैसा होता है, ये कई प्रकार का होता है। ये गोल भी होता है, जैसे कॉकस या फिर कॉकी, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। छड़नुमा भी हो सकता है, रॉड जैसा, जैसे बेसिलिस, ये बेसिली यहाँ लिखा है लेकिन ये बेसिलिस आप पढ़ें इसको। सर्पिकल, ये सर्पिल भी होता है, सर्पिल होता है स्पाइरल, जिसको स्पाइरिलियम भी कहा जाता है। और एक होता है कोमा जैसा, अगर कहीं आपने देखा हो इस तरह से, इसको बोलते हैं हम विब्रियो। तो ये हमने क्या देखा, इसके शेप कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये मैंने यहाँ आपके लिए स्ट्रक्चर का एक फ़ोटो लगा रखा है, इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया समझने के लिए यहाँ से आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल वॉल, किस चीज़ से बनी होती है। तो इसकी सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है। मैं लिख देता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी रहती है, यानी कुछ नहीं, इसमें फैटी एसिड्स रहते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के फैटी एसिड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। इसमें पूछेगा क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, तो आप क्या बताएंगे, जी हाँ इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से नहीं होता, उसमें न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस जैसा दिखने जैसा एक फेल न्यूक्लियस जैसा होता है। इसमें डीएनए का पार्ट कुछ थोड़ा सा होता है, डीएनए मतलब एक तरह का प्रोटीन इसमें थोड़ा सा रहता है। याद रखना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, चल फिर यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो गति कर सकते हैं, इसलिए गति करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, ये आप याद रखेंगे। पाइली क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब एक बैक्टीरिया से जब दूसरा बैक्टीरिया बनता है तो याद रखेंगे डीएनए, अब देखिए तो इसका डीएनए यहाँ भी कुछ जाता है, इस डीएनए का जो स्थानांतरण है इसको हम कहते हैं पाइली, PILI, ये आप याद रख लेना, ठीक है। हो सकता है यहाँ से अंदर से आपसे कोई सवाल इनमें से पूछ ले। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे इनको पोषण मिलता है, जैसे आपको खाने से पोषण मिलता है, तो ये ऐसी क्या चीज़ खाते हैं जिससे इनको पोषण मिलता है। बताया 2 प्रकार के रहते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो खाना स्वयं बना लेते हैं, इनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, शॉर्ट में मैंने आपका लिख दिया है, ठीक है। बाकी हीटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे जो दूसरे स्रोतों से खाना लेते हैं, इनको आप पैथोजेनिक बी लिख लीजिए, पैथोजेनिक बी, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, यानी बढ़ते कैसे हैं, कि रिप्रोडक्शन यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया कैसे बनता है, उस विधि का नाम बताइए। तो बेटा आप यहाँ याद रखेंगे बाइनरी फिजन, ये क्या होता है, इसी के माध्यम से बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया समान 2 भागों में टूट जाता है, जिससे 2 बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो याद रखना बाइनरी फिजन, पूछेगा आपसे सवाल यहाँ से ऐसा बनेगा है किसके रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल ये होता है, तो आपसे पूछेगा क्या फंगस के में होता है, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर बैक्टीरिया, तो आप लगा देंगे इसका आंसर बैक्टीरिया।
इतना सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया का मैंने आपको फिर दूसरा बैक्टीरिया के महत्व क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे लैक्टोबैसिलस, अगर ये नहीं होता तो हम कभी दही का टेस्ट नहीं ले पाते। राइजोबियम मैंने आपको बताया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मेनली क्या होता है इसके अंदर नाइट्रोजन होता है और ये मिट्टी में सॉइल को उपजाऊ बनाता है, ये आप याद रखेंगे। कुछ ऐसे एंजाइम भी रहते हैं जो विटामिन और एंटी बायोटिक्स बनाते हैं। और मैंने आपको बताया सैल्मोनेला, ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, बहुत सारे अभी मैं चाहूँ तो आपको एक बहुत लंबी यहाँ पे लिस्ट दे दूँ। जैसे एग्जांपल के लिए फूड पॉइजनिंग के लिए मैंने सैल्मोनेला लिखा आपके लिए। फिर मैं आपसे पूछूँ कि हैजा के लिए कौन सा ज़रूरी होता है। हैजा के लिए ज़रूरी होता है तो आप विब्रियो कॉलेरा याद रखेंगे। ठीक है, और बॉटुलिज्म जो होता है वो आपके घातक खाद्य पदार्थों में ये इसको पॉइजनस बना देता है। लेकिन मैं यहाँ पूरी लिस्ट इस तरह से आपको नहीं दूंगा, आप याद नहीं कर पाएंगे और उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें रहती है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में जल्दी याद हो जाती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरा जो बैक्टीरिया हमने पढ़ा उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं ये, यानी एक सेल से बने होते हैं और वो भी सेल कैसी रहती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। 3 पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है वो मैंने आपको बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ये आप याद रख लेना। इसके अलावा एक पूछेगा आपसे कि वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर ही जिंदा रहते हैं, तो उसको आप याद रखेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं उनको। इसका कोई अगर नाम पूछ ले आपसे तो बोलेंगे आप थर्मस AQU एक्वेटिकस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बता दिया आपको, जो कि खाने को पॉइजनस बना देते हैं, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए हमने ये कर लिया। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं फंगस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये लाइन है, ये एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर। अभी हमने बैक्टीरिया को पढ़ा वो केवल यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंगस ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है, इतना याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, यानी पैरासाइट ये होते हैं, दूसरों पर जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया 2 प्रकार के रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो खुद से बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये फंगस कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये खुद से खाना नहीं बना पाता है, दूसरों पे जिंदा रहता है। अब इनकी कुछ विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं, कुछ इनके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने वही बताया आपको, कोशिका कैसी रहती है, यूकैरियोटिक कहती रहे, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी सेल वॉल, देखिए दूसरा पॉइंट है इसका सेल वॉल कैसे बनती है, ये काइटिन की बनी होती है। सुपर इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लेना, कभी भी आपसे पूछ सकता है फंगस जो है उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी रहती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरिया की किससे बनती है, यहाँ बता दिया फंगस की किससे बनती है, काइटिन से बनती है, इतना आप याद रखेंगे। प्रजनन कैसे करते हैं, प्रजनन ये भी करते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअली, दोनों तरह से ही करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही होते हैं। आकार और स्वरूप इसका कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया। स्वरूप कैसा होता है, तो यूनिसेल्युलर फंगस होते हैं जैसे यीस्ट, और मल्टी सेलुलर फंगस जैसे मोल्ड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है दोनों की आकृतियाँ अलग अलग होंगी। तो यूनिसेलुलर में आप याद रखेंगे एक तो एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले आप याद रखें यीस्ट, जिसको हम खमीर कहते हैं, पहला एग्जाम्पल। वहीं मल्टी सेलुलर में बात करेंगे आप याद, तो मोल्ड्स, जिसको हम फफूंद कहते हैं वो, और मशरूम भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ही क्या हैं, फंगस हैं, कवक हैं। देखिए बहुत एक डिफ़िकल्ट लेवल का अगर आपसे सवाल बने तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये 4 प्रकार के रहते हैं। अब मैं आपको थोड़े उनके बस नाम लिख देता हूँ। एक होता है लेना, आपने देखा पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, एक एंटीबायोटिक है, वो यही वाला टाइप होता है, याद रखेंगे, है ना। ये दूसरा वाला ये मशरूम का टाइप होता है, मशरूम होता है। ये सेकंड वाला ये यीस्ट के लिए हो जाएगा, ये याद रखना आप, है ना।
और जो मोल्ड के लिए होता है वो फर्स्ट वाला होता है। बस इतनी सी बात याद कर लेना, ठीक है। फंगस इन फूड क्या क्या इसके भैया ज़रूरी होते हैं ये भी आप देख लीजिए। अब ये मैंने आपको बोला, ये भी जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया जो है वो आपके बेनिफिशियल भी रहते हैं, हार्मफुल भी रहते हैं, तो ये भी इसी तरह से रहते हैं, ठीक है जी। अब जैसे एग्जांपल के लिए ब्रेड, एल्कोहल, इनके फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, है ना। अगर आपसे नाम पूछ ले तो आप लिख देना यहाँ पे सैक्रोमाइस, पेनिसिलिन बनता है, एंटीबायोटिक, और इससे चीज़ मेकिंग में भी यूज होता है ये। इसके अलावा सोया सॉस और विनेगर यूज करने में ये भी होता है, सोया सॉस और विनेगर में ये यूज होता है, इतना आप याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको और भी थोड़े से बता देता हूँ। फंगस जो है ये जहाँ पे नमी और गर्मी होगी ऐसे स्थानों पे बहुत ज़्यादा वातावरण में तेज़ी से पनपते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये एफ्लाटॉक्सिन बनाते हैं, जो सोचिए कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको बैक्टीरिया को बताया था वो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने टाइप की सेल से बना रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ये जो फंगस है ये यूकैरियोटिक सेल से बनता है, जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से विजिबल होता है, पहली चीज़ याद रखेंगे। सेकंड नंबर, इसकी सेल वॉल किससे बनती है, तो इसकी काइटिन से बनती है, ये आप याद रखेंगे। और बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था पेप्टिडोग्लाइकैन से बनती है, ठीक है। बाकी ये जो यीस्ट है, इसमें जो एक यीस्ट इसका प्रकार है ये कैसा होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है। वहीं एफ्लाटॉक्सिन नाम का ये क्या करते हैं, एक टॉक्सिक यानी एक जहर बनाते हैं, ये याद रखेंगे। इसी से याद रखेंगे एक पेनिसिलिन, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो कि किससे बनी थी, यीस्ट से, कवक से बनी थी, याद रखेंगे आप, ठीक है जी। ये हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।